हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। मैं आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर सुनील यादव आप सब लोगों को इस ऑनलाइन सेशन में आप सब लोगों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। शानदार तरीके से आप सब लोग आ जाइएगा, कनेक्ट कर लीजिएगा सेशन को। आज का सेशन अपने आप में ही बेहद क्या है, इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग एक ऐसी चीज डिस्कस करने वाले हैं जो हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ आता है उसके अंदर, लेकिन फिर भी हम कुछ नई बातें सीखेंगे उसके अंदर, है ना। आप लोगों ने कई बार पढ़ भी रखा होगा, जानते भी होंगे, और जिनने नहीं पढ़ रखा तो भैया सीख लेंगे आज बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल शानदार और जानदार तरीके से सीख लेंगे हम लोग, है ना। चलिए, तो क्या आप सब लोग तैयार है? एकदम जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइएगा, शानदार तरीके से तैयार हो जाइएगा, एकदम बढ़िया तरीके से, है ना। फिर हम लोग सेशन को शुरू करेंगे आज जबरदस्त तरीके से। मैं आप सब लोगों के एक बार कमेंट देख लेता हूं ताकि पता लग जाए कितने लोग लाइव आ चुके हैं। फिर सेशन को शुरू किया जाएगा बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से। क्लियर है मेरी बातें? देखिएगा, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, और पीरियोडिक टेबल में हमने बहुत सारी बातें कर ली है, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करी है। उन्हीं बहुत सारी चीजों को आगे कंटिन्यू हम लोग करेंगे, और बहुत बेहतर तरीके से कंटिन्यू करेंगे। बहुत बेहतर तरीके से क्या, आज हम लोग एटॉमिक रेडियस की चर्चा करेंगे। हमने पढ़ा, हमने सुना एटॉमिक रेडियस क्या होता है, हमने जाना भी है, पहले भी पढ़ रखा होगा। जिसने नहीं पढ़ रखा होगा आज बहुत बेहतर तरीके से पढ़ लेंगे, है ना। क्लास 11th में जो पीरियोडिक टेबल चैप्टर है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो हमारी केमिस्ट्री में, जब हम केमिस्ट्री को चाहे कितने भी टाइम तक पढ़ते रहें, बार 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 यूज होती रहती हैं। यानी हमारी बहुत ही ज्यादा यूजफुल चीजें उस केमिस्ट्री के उस चैप्टर के अंदर, यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में आती हैं। तो इन्हीं सब चीजों को हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। और जब कंसीडर करेंगे तो भैया मजा ही अपने आप में आ जाएगा। जैसा कि देखिए, मैंने बता ही दिया आप लोगों को, मेरा नाम सुनील यादव है। आप सब लोग मेरे साथ प्लस क्लासेस में जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको पर्सनल अटेंशन मिलेगी, पर्सनल गाइड मिलेगा, और आपको अपना एनालिसिस, आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन ले जा सकते हैं प्लस क्लासेस में जुड़ करके। प्लस क्लासेस प्लस यूट्यूब दोनों का कॉम्बिनेशन चला के रखेंगे तो भैया आपकी तैयारी बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी, और आपकी सीट को कोई नहीं रोकने वाला है। और आपको ऐसे मेंटोर्स, ऐसे गाइड आपको इसके अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे जिनने अपने आप में AIR बहुत सारी जनरेट कर चुके हैं वो लोग, है ना। वो एक डायरेक्शन आपको ऐसी देंगे, ऐसा तरीका बताएंगे, ऐसा डायरेक्शन देंगे जिससे कि आप जो गलतियां करते हो इस प्रिपरेशन की जर्नी में, वो आपकी गलतियां मिनिमाइज हो जाएंगी, या जो आप गलतियां कर चुके हो उनको कैसे सुधारना है, इन सब चीजों के बारे में आपको गाइड किया जाएगा बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। तो प्लस क्लासेस में जुड़ने के लिए आप सब लोग सिंघम कोड अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे सिंघम कोड। सिंघम, देखिए नाम भी सुना है आपने, मूवी भी देखी आपने, है ना। तो सिंघम एक दमदार सा नाम लगता है आपको अपने आप में ही। तो सिंघम कोड अप्लाई करिएगा, आप एडिशनल 10% डिस्काउंट पालेंगे उसके अंदर, प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर। चलिए भैया, हर क्लास में मैं बात करता हूं बेटा, हमारा स्ट्रेटेजी, हमारा मोटिवेशन, हमारा टारगेट, हमारा फोकस बिल्कुल क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, बिल्कुल याद रहना चाहिए। और उसी फोकस, उसी टारगेट, उसी चीज को हम लोग आज फिर से एक बार याद कर रहे हैं। क्या टारगेट है हमारा? 2022 में सीट पक्की करनी है। सीट 2022 में क्या करनी है? पक्की करनी है, बिल्कुल इसको समझ लेना, ध्यान में रख लेना है। चर्चा शुरू कर दी जाए क्या? चर्चा शुरू कर दी जाए अगर आप बोले तो, अगर आप सब लोग बोले तो चर्चा को शुरू कर दे हम लोग, बोलो जल्दी से। देखिएगा भैया, चर्चा को शुरू करते हैं हम लोग। एटॉमिक रेडियस, है ना। देखिए जरा, आप लोगों ने सुना तो बहुत है, आप लोग जानते भी होंगे बहुत सारे लोग। भैया रेडियस का मतलब क्या होता है? रेडियस का मतलब क्या होता था? किसी सर्कल के लिए डिफाइन की जाती है जनरली, है ना। सर्कल के लिए या स्फीयर के लिए रेडियस डिफाइन की जाती थी। अब सर्कल क्या होता है? ये चीज सर्कल है। सर्कल के सेंटर से लेकर के उसके सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस है, सेंटर से लेकर सर्कल का जो सेंटर होता है
उसके सेंटर से लेकर उसके सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस है, इसी को आर यानी रेडियस कहते थे हम लोग। कहते थे कि नहीं कहते थे हम लोग? सर्कल की बात कर ले या फिर स्फीयर की बात कर ले हम लोग, है ना, सर्कल या फिर स्फीयर, सर्कल या स्फीयर। अब यहां पर तो रेडियस की बातें थोड़ी कर रहे हैं हम, तो एटॉमिक रेडियस की बातें कर रहे हैं। एटॉमिक रेडियस की क्या करते हैं हम लोग? चर्चा करते हैं। इस एटॉमिक रेडियस में ही हम लोग बात कर लेंगे फिर आगे जाकर के एटॉमिक साइज कैसे होता है, कैसे वेरी करता है, सब बातें। एटॉमिक रेडियस किस तरीके से, एटॉमिक रेडियस को ही एक तरीके से एटॉमिक साइज भी कह दिया जाता है ना। अब देखो हम लोग तो यहां पर एटम की बात करने वाले हैं। अब हम लोग सब लोग जानते हैं एटम कैसा होता है, स्फेरिकल इन नेचर होता है। स्फेरिकल इन नेचर या शेप, यानी इसकी शेप या इसका नेचर किस तरीके का होता है, स्फेरिकल होता है कि नहीं होता है। ये बात तो भैया हम सब लोग बहुत अच्छे तरीके से पहले से जानते हैं। तो जब एटम स्फेरिकल नेचर का है, ये एटम है हमारा, ये क्या है हमारा, एटम वा है, एटम वा। तो एटम के अंदर क्या होता है, एक ये न्यूक्लियस वा होता है। ये क्या है, न्यूक्लियस वा है कि नहीं है, बोलो। इस एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर कुछ ऐसे क्या होते हैं, ये सेल्स होते हैं कि नहीं होते बेटा, बोलो मेरे बेटा, अरे बोलो मेरे बेटा, सेल्स होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं भैया, है ना, सेल्स तो होते ही होते हैं। तो कहता है अब इस न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के और सबसे बाहर वाला शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन बैठा है, सबसे बाहर वाला शेल जिसके अंदर क्या बैठा, इलेक्ट्रॉन बैठा है, वहां तक का जो डिस्टेंस है ना, उसी को हम लोग एटॉमिक रेडियस कह देते हैं। यानी ए आर लिख दिया, मान लीजिए मैंने ए आर लिख दिया, सपोज दैट ए आर से इसको हमने मेंशन कर दिया, है ना, ऐसे लिख देता हूं यहां पर। ये क्या हो गया, ए आर कह दिया, मान लीजिए मैंने। ए आर आर्गन मत समझ जाना, इसको एटॉमिक रेडियस ही लिख देता हूं। चलो एटॉमिक रेडियस सिंपली आर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, कहीं आर्गन समझने बैठ जाओ, है ना। एटॉमिक रेडियस आर से क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। यानी अगर मैं डेफिनेशन बोलूं, अगर मैं यहां पर डेफिनेशन की चर्चा करने बैठ जाऊं कि भैया डेफिनेशन क्या होगी इसकी, तो डेफिनेशन तो मैं बोल ही सकता हूं कि नहीं सकता हूं, बोलो जल्दी से। डेफिनेशन मैं क्या लिख दूंगा इसकी डेफिनेशन की अगर मैं चर्चा करने बैठूं तो क्या कहेगा, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द center of the nucleus, to the outermost shell containing electrons। यानी कि न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के क्या कहता है, न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के आउटर मोस्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन बैठा है, वहां तक का जो डिस्टेंस है, वहां तक की जो दूरी है मेरे प्यारे बच्चों, उसी को ही हम लोग क्या कह देंगे, एटॉमिक रेडियस कह देंगे कि नहीं कह देंगे, बोलो फटाफट से बोलिएगा, जल्दी जल्दी से बोलिएगा, शानदार तरीके से बोलिएगा, जबरदस्त तरीके से बोलिएगा। अब बताइएगा मुझे, अब देखिएगा वैसे बुक्स के अंदर जब आप पढ़ते हो ना, जब आप लोग बुक्स के अंदर पढ़ोगे, बुक्स में पता क्या लिखा मिलेगा, कहता है इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल containing electrons of an isolated atom। यानी ऐसा कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि ये एक आइसोलेटेड एटम की बात होती है। लेकिन भैया ये आइसोलेटेड एटम तो अपने आप में परियों वाली कहानी है, अपने आप में ये तो परियों वाली बातें हैं। क्यों? क्योंकि भैया आइसोलेटेड एटम तो कुछ होता ही नहीं है। आप ऐसा थोड़ी करते हो, लो भैया ये एटम पकड़ लिया, इसको मैं अलग कमरे में ले जाता हूं, वहां जाकर के इसका रेडियस मेजर करता हूं। ऐसा होता है क्या? संभव है? ऐसा पॉसिबल है? आइसोलेटेड एटम होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा वो। तो इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक
एटॉमिक रेडियस क्या लिख दूं, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर एन आइसोलेटेड एटम, किसी आइसोलेटेड एटम के लिए कभी आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे इसको भैया। अरे बोलो बेटा, समझ में आ रही है मेरी बात? बोलो, समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही है? हैं? एटॉमिक रेडियस को ना हम लोग कभी भी ऐसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्यों नहीं कर पाएंगे? जरा आ जाओ, आ तो जाओ, जरा समझ तो लो मेरे प्यारे बच्चों। चलो नेक्स्ट पेज पे बनाता हूं मैं एक मजेदार बात बताता हूं आपको। मैंने बोला भैया ये एटम है मेरा, है ना, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज का क्या बैठा है, न्यूक्लियस बैठा है। मैं कह रहा हूं यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये आर है। लेकिन भैया एटम में ऐसा थोड़ी है कि जैसे आप अपने कमरे में बैठे हो, तो कमरे की चार दीवारें हैं, है कि नहीं है? कमरे की चार दीवारें हैं, बाउंड्री है कि नहीं है? एक फिक्स बाउंड्री है कमरे की तो। लेकिन क्या कभी एटम की कोई फिक्स बाउंड्री होती है क्या मेरे प्यारे लाल? हैं? एटम की तो कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती। एटम में तो क्या होता है, वास्तव में ये दिखाने में ऐसा है, लेकिन होता क्या है, वहां पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बातें होती है मेरे प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की क्या होती है? बातें होती हैं। यानी ये सब बातें क्या है, इस तरीके से होती है कि नहीं होती है? बोलो, जल्दी जल्दी से बोल दो। ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इसीलिए यानी कि हम लोगों ने क्यों कहा ऐसा, ठीक है, हम लोगों ने क्यों कहा कि भाई हम लोग किसी आइसोलेटेड एटम की हम लोग एटॉमिक रेडियस नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि बिकॉज लिख लो यहां पर, बिकॉज एटम इज हैविंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस के चारों तरफ एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। एंड विच डज नॉट, या विच ऐसा लिख लो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस विच डज नॉट हैव ए फिक्स्ड या वी कैन से शार्प बाउंड्री। उसकी बाउंड्री क्या होती है? फिक्स नहीं होती है। और दूसरी बात अगर लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, क्योंकि एटम जो होता है ना, एटम इज वेरी स्मॉल पार्टिकल या वी कैन से माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। बोलो, समझे कि नहीं समझे? यानी एटम एक बहुत ही छोटा, या वी कैन से ऐसा पार्टिकल जिसको माइक्रोस्कोप के अंदर से देखोगे तो दिख जाएगा। बहुत छोटा होता है, जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप क्यों लगाने की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। बोलो जरूर, जानदार तरीके से समझ में आ गई या नहीं आई बात? बोलो जल्दी से, जल्दी से बोलिएगा, जल्दी से बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से बोलिएगा। अब देखो, इसलिए क्या होता है ना, जनरली आमतौर पर क्या देखने को मिलेगा आपको, इसलिए देखिएगा, जब हम लोग एटॉमिक रेडियस की बातें करते हैं ना, जब भी हम लोग कभी एटॉमिक रेडियस की बातें होती हैं, है ना, तो आपने बोहर के बारे में पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर। बोहर जी ने क्या दिया था? बोहर्स एटॉमिक मॉडल भी दिया था उन्होंने, है ना, एटॉमिक मॉडल दिया था, ठीक है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल दिया था। और उस बोहर के एटॉमिक मॉडल में कुछ पोस्टुलेट्स भी दिए गए थे, है ना, पोस्टुलेट्स भी दिए गए थे कि नहीं दिए गए थे? बिल्कुल दिए गए थे भैया, है ना।
उसी दौरान जब ये पोस्टुलेट दे रहे थे, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा समझा रहे थे, तो बीच रास्ते में डी ब्रोगली जी भी आए थे, है ना, डी ब्रोगली जी भी आए थे, है ना। ऐसा कुछ बताया गया था। और बताया क्या गया था, बताया कुछ ऐसी बात गई थी कि भैया ये देखो एटम है हमारा, ये एटम मान लिया हमने, ये एटम है, और एटम के अंदर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है मान लीजिएगा। ये इलेक्ट्रॉन है ना, कुछ इस तरीके से चल रहा है इसके अंदर। इलेक्ट्रॉन कैसा नेचर दिखाता था, वेव नेचर। ये क्या दिखा रहा है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, अगर मैं करता हूं ये काम, अगर मैं ये काम कर लेता हूं भैया, मैं एक डिस्टेंस यहां से यहां तक का देख लेता हूं, एक डिस्टेंस यहां से यहां तक का देख लेता हूं। ये मान लो R1 है, ये R2 है, तो यहां पर तो R1 इज नॉट इक्वल टू R2 आ गया। अब क्या करूं भैया, ये तो रायता ही फैल गया, बिल्कुल है, कलेश ही हो गया यार ये तो। फिर क्या करूं मैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेव के तरीके से बिहेव जब करता है, MVR वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बोलो जल्दी जल्दी से बोलिएगा। 2πr वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, MVR बराबर NH अपॉन 2π। ये हमें क्या बताया था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, बताया था कि नहीं बताया था, बोलो जल्दी से बोलिएगा, ऐसा फॉर्मूला बताया था। उसके बाद हमने एक डेरिवेशन किया, इज इक्वल टू n लैम्डा आया उसका आंसर क्या आया, n लैम्डा के बराबर आया था कि नहीं आया था, बताइए जरा। है वो जो चीज थी वो हमने क्या किया था, ये डेरिवेशन इस तरीके से बताया गया था कि 2πr बराबर क्या होगा, n लैम्डा के बराबर बताया जाता था वहां पर। और लैम्डा बराबर क्या होता था, h अपॉन mv होता था। क्या बताया जाता था वहां पर, 2πr बराबर n लैम्डा, और लैम्डा बराबर h अपॉन mv होता था कि नहीं होता था, बोलो जल्दी से। ये डेरिवेशन हमने किया था कि नहीं किया था, देखो जरा यहां बता देता हूं मैं आपको। तो 2πr बराबर NH अपॉन में mv आ गया था कि नहीं आया था, MVR बराबर NH अपॉन में 2πr। ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, ये बात हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ी समझी। और ये बात कैसे डिराइव की गई थी, इसी वेव नेचर को देखते हुए बताया गया था। ये सब बातें वेव नेचर को देखते बताई गई थी, है ना। यहां पर क्या बताया था, ये चीज क्या बता रहा है हमें, एंगुलर या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का ये पोस्टुलेट इस चीज से प्रूव किया था कि नहीं किया था, इस तरीके से बिल्कुल किया था। और जब इस तरीके से हमें देखा कि भाई जब वेव बाहर की तरफ है तो रेडियस ज्यादा दिख रही है, जब वेव अंदर की तरफ है तो रेडियस कम दिख रही है, फिर क्या करें, तो कुछ नहीं करना। जब ऐसा देखने को मिला हमें, फिर हमने एटॉमिक रेडियस की जगह एवरेज एटॉमिक रेडियस की बातें करनी शुरू कर दी। फिर हमने एटॉमिक रेडियस की जगह एवरेज एटॉमिक रेडियस की क्या कर दी मेरे प्यारे बच्चों, बातें करना शुरू कर दिया हमने। तो बातें क्या हुई, एटॉमिक रेडियस को फिर क्या कह दिया गया, एवरेज एटॉमिक रेडियस की चर्चाएं शुरू हुई। और जब एवरेज एटॉमिक रेडियस की चर्चाएं शुरू हो गई मेरे प्यारे लाल, मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर कहानी ही कुछ अलग हो गई, कहानी ही कुछ बदलने लगी। और कहानी कुछ बदलने लगी, फिर इस एटॉमिक रेडियस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड भी कर दिया गया। क्योंकि अब हमने देखा, हमने क्या देख लिया, हमने देख क्या लिया, अभी हमने इसी चैप्टर के अंदर अब एलिमेंट्स के बारे में हमने जान लिया कि एलिमेंट्स बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया था, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलोइड्स,
मेटलोइड्स। और मेरे प्यारे बच्चों एक अलग से ग्रुप है जिसका नाम क्या है, नोबल गैसेस। तो भैया ये ना सारे अलग अलग टाइप के क्या बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बॉन्ड्स बनाते हैं। ये सारे अलग अलग प्रकार के बॉन्ड्स की क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। और अलग अलग प्रकार के जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो अलग अलग टाइप की रेडियस भी पढ़नी पड़ेगी हमें। जब मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है तो मेटेलिक बॉन्ड, एक मेटल एक नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है तो जनरली उसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। दो मेटलॉइड्स या दो नॉन मेटल्स के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो उसको कोवलेंट बॉन्ड कह दिया जाता है। तो वहीं से ये चर्चाएं क्या हुई, प्रसिद्ध हो गई। ये बातें क्या हो गई, प्रसिद्ध हो गई कि नहीं हो गई, बोलो जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ बताओ, जल्दी जल्दी सजा सजा करके लिख लेना इन बातों को, इन बातों को सजा सजा करके लिख लेना, बार बार काम आएंगी, बार बार काम आएंगे। और क्वेश्चन आया है, पिछले सालों में भी क्वेश्चन यहां से आया है और आने वाले पेपर में भी क्वेश्चन आएगा यहां से, बता रहा हूं पहले। सितारे लगा लगा करके सजा सजा के लिख लेना इन सब चीजों को। अब जरा समझ लो, जरा समझ लीजिएगा ध्यान से। अब हम लोग बात शुरुआत कर देते किसकी, चलिए भैया बोलते हैं हम लोग क्या, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के प्रकार, एटॉमिक रेडियस के अलग अलग टाइप भी तो होते हैं कि नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं भैया, है ना। कौन कौन से टाइप होते हैं जरा, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस कौन सा होता है, कोवेलेंट रेडियस। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं क्या, वैंडरवोल रेडियस, वैंडरवोल रेडियस। और भैया चौथा हम लोग क्या पढ़ते हैं, आयोनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस। ये सब बातें हम लोग जानते हैं, सुनी हुई है हमने, और इनकी डिटेल में क्या करने वाले हैं, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। डिटेल्ड चर्चा करेंगे, बिल्कुल डिटेल में इसकी, बिल्कुल डिटेल में क्या करेंगे, इनके ऊपर गहन अध्ययन करेंगे, बिल्कुल एकदम इन डेप्थ, इनके अंदर घुस के एकदम डिटेल में इनके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत की जाए तो पहले नंबर पर आ जाता है कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस आ जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको जल्दी जल्दी बोल देंगे भाई, हैं सबके कमेंट मुझे विजिबल हैं, फटाफट से एक बार बता दीजिएगा शानदार तरीके से, है ना, बढ़िया तरीके से। एक बार सेशन को लाइक शेयर करते रहिए भैया, और कमेंट करके शानदार तरीके से बताते रहेंगे, है ना, मजा लेना है बिल्कुल एकदम। केमिस्ट्री को दोस्त बनाना है, केमिस्ट्री को अपना दोस्त बनाना है, केमिस्ट्री से कोई दुश्मनी, छोटी मोटी दुश्मनी भी नहीं रखनी बिल्कुल भी, है ना। कुछ लोग कहते हैं सर केमिस्ट्री में मजा ही नहीं आता, अरे भैया मजा लोगे तभी तो आएगा मजा, है मजा आएगा तो तभी जब लोगे मजा इसके साथ में, है ना, समझ पा रहे हो। अब मजों का मतलब, मजों का मतलब कोई अलग मतलब नहीं लेना है, मजे का मतलब केमिस्ट्री में फील लेना है ना, केमिस्ट्री में फील लेना है, केमिस्ट्री में ऐसे तरीके से समझना है चीजों को कि आपको लगे कि हाँ केमिस्ट्री के अंदर एंटर कर चुके हम लोग, बिल्कुल केमिस्ट्री हमारे आसपास ही चल रही है। जैसे हम लोग रेडियस पढ़ रहे हैं तो सोच लो, ऐसा सोच करके चलेंगे, ऐसा इस तरीके से हम लोग ऐसी गहराई में पहुंच जाएंगे कि हमें लगे हाँ ये एटम घूम रहा है हमारे आसपास और ये भैया ये कहानी चल रही है, ऐसा फील आए, मजा ही आ जाएगा, गजब हो जाएगा फिर तो। समझ में आ रही है मेरी बातें। अब देखो कोवेलेंट रेडियस की जब बातें होंगी तो भैया कोवेलेंट रेडियस की बातें कब करूं मैं, जब व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ओहो ये तो गजब बात हो गई, कोवेलेंट रेडियस तो मैं तभी बात करूंगा जब कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या बॉन्ड होता है भैया, कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, बॉन्ड फॉर्म्ड, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा जी, ओहो ये तो गजब हो गया, गजबवा हो गया ये तो। जब दो एटम्स आपस में बातचीत करके, म्यूचुअली शेयर करके, म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन शेयर करके जब बॉन्ड बनाते तो वही कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और जनरली 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 ऐसा लिख दीजिएगा, फॉर्म्ड बाय या फॉर्म्ड बिटवीन
बिटवीन टू नॉन मेटल्स, दो नॉन मेटल्स के बीच में अक्सर ये बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा आपको। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर H2 ले लिया मैंने, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, ये जो बॉन्ड बना है यहाँ पर, ये जो बॉन्ड हुआ बना है इधर, ये जो बॉन्ड भाई साहब बने हैं बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये क्या है, इसी को ही तो हम लोग कोवलेंट बॉन्ड कह रहे हैं। हाइड्रोजन छोटे बड़े नजर आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, भावनाओं को समझना है ना। हाइड्रोजन छोटे बड़े नजर आ रहे हो तो भावनाओं को समझना, इसके ऊपर मत जाना बिल्कुल भी। समझ पा रहे मेरी बात को या नहीं समझ पा रहे हो? जल्दी से बोलिएगा, जल्दी जल्दी से बोलिएगा। अब बात आती है कि फिर कोवलेंट रेडियस क्या है, कोवलेंट रेडियस क्या है। तो कोवलेंट रेडियस की जब चर्चा मैं करना शुरू करूंगा, कोवलेंट रेडियस का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कोवलेंट रेडियस का मतलब होता है, डेफिनेशन अगर बोलूं मैं, डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो कहता है इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द, डिफाइंड एज हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, दो बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस से न्यूक्लियस की दूरी और उसका आधा। दो बॉन्डेड एटम्स है मेरे पास, मान लो ये हाइड्रोजन वाला ही केस ले लिया मैंने, है ना, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, और मैं कहता हूं, मैं कहता क्या हूं, ये क्या है, ये डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है भाई, इस डिस्टेंस को हम लोग डी कहते हैं, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डी कहते हैं। इस डी का मतलब क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो अगर मैं आर कोवलेंट की बात मैं करूंगा, आर कोवलेंट की मैं बात करूंगा, तो D/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए फटाफट से। यानी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है उसका आधा कर दूं तो रेडियस आ गया कि नहीं आ गया, कौन सा रेडियस आ गया, कोवलेंट रेडियस आ गया। बोलो भावनाओं को समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? जल्दी जल्दी से बोल दीजिएगा, बोलो बोलो फटाफट से बोलो, शानदार तरीके से बोलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे लाल, शानदार तरीके से बोलिएगा, है ना। समझ में आनी चाहिए बातें, एक एक बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए बातें, मजा तभी आएगा, मजा तो तभी है। बोलो 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 बोलो, क्लियर है, क्लियर हो गई बात? बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मान लीजिएगा ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है बेचारा, दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो हमने डिस्टेंस चेक कर लिया, है ना। कोवलेंट बॉन्ड की बातें हो गई, ये कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ था, ये बॉन्ड कौन सा, कोवलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड का आधा हमने जब कर दिया तो वो आ गया क्या, इस बॉन्ड डिस्टेंस का, इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हमने आधा जब कर दिया तो वही क्या आ गया, आर कोवलेंट आ गया। लेकिन बात आती है भैया, अब बात आती है जब कोवलेंट रेडियस की हम लोग चर्चा कर रहे होते हैं, ठीक है, कोवलेंट रेडियस की जब चर्चा करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड बना होता है, कोवलेंट बॉन्ड बना होता है, ठीक है। अब कोवलेंट बॉन्ड अलग अलग तरीके से बन सकता है, फॉर्म्ड बिटवीन, बिटवीन सेम एटम्स, बिटवीन सेम एटम्स, दो एक ही जैसे एटम्स के बीच में बॉन्ड बना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल लिया मैंने, H2 ले लो, Cl2 ले लो, Br2 ले लो, ठीक है, O2 ले लो, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि मैंने ये वाला केस ले लिया, Cl और Cl वाला, है ना, इसका ये रहा सेंटर न्यूक्लियस, ये रहा, और इसका न्यूक्लियस ये रहा। इतना जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का हाफ कर दीजिएगा, आर कोवेलेंट बराबर, इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला जो हमने पढ़ा वही फॉर्मूला है, D/2। ये फॉर्मूला यहां पर वैलिड हो रहा है, ये फॉर्मूला यहां पर काम कर पा रहा है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर पा रहा है। लेकिन लेकिन भैया, लेकिन मजे की बात देखो, मजे की बात देखो, जरूरी तो नहीं हमेशा एक जैसे एटम्स, यानी हमेशा हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो बॉन्ड बनाएगा नहीं, है ना। सिर्फ हाइड्रोजन नॉन मेटल तो है नहीं, बाकी और भी दुनिया भर के नॉन मेटल्स है। क्लोरीन क्लोरीन आपस में ही, जरूरी नहीं आपस में ही वो बॉन्ड बनाए,
वो किसी और दूसरे नॉन मेटल के साथ भी तो बॉन्ड बना सकता है। मान लीजिए मैं HF का केस ले लेता हूं, HBr का केस ले लेता हूं, NH3 वाला केस ले लेता हूं, फिर क्या करूंगा मैं? फिर तो रायता ही फैल जाएगा। ये क्या है? बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन सेम एटम्स। यहां पर लिखूंगा अब आगे में, हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दो एक जैसे एटम्स के बीच में बॉन्ड बना हुआ है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है, सेम है। जिसको आप सिंपल तरीके से अगर लिखना चाहो तो होमो एटॉमिक बॉन्ड, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल लिख लो, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल लिख लो, जिसमें दो एक ही जैसे एटम्स बैठे होंगे, या होमो एटॉमिक बॉन्ड भी कह सकते हो। दोनों एक जैसे एटम्स के बीच में बना हुआ बॉन्ड होमो एटॉमिक बॉन्ड हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गई मेरी बात या नहीं हो गई? जल्दी जल्दी बोलिएगा, शानदार तरीके से बोलिएगा। लेकिन दूसरा केस हो सकता है बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स, दो अलग अलग एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बना हो, इसको हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल कह सकता हूं मैं। बिल्कुल कह सकता हूं भैया, बिल्कुल कह सकता हूं। लेकिन फिर ये चीज भी अपने आप में दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। लेकिन पहले इसको हेटेरो एटॉमिक बता देता हूं मैं आपको क्या होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बना बॉन्ड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बना बॉन्ड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में बना बॉन्ड, हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच में बना बॉन्ड। ये सब क्या है? हेटेरो एटॉमिक है कि नहीं है? हेटेरो एटॉमिक बॉन्ड्स है कि नहीं है? या हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जब ये मॉलिक्यूल बनाएंगे तो मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो यहां पर चर्चा आती है दो तरीके से, यहां पर दो तरीके से चर्चा आती है। पहला केस कहता है, ये पहला केस क्या कहता है, ध्यान से समझना भाई मेरी बात को। जो बातें बता रहा हूं ना, ये बातें अपने आप में ही अनमोल है, ये बातें अपने आप में ही अनमोल है। और बताऊंगा एग्जामिनर खेल क्या खेलता है। आंसर में बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस आता है, आंसर ऐसे देता है वो, ऑप्शंस ऐसे सेट करके देता है कि उनमें माइनर डिफरेंस दिखता है। हमें लगता है ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक गलती करी, हम लोग गलत आंसर को भी सही मान लेते हैं। फिर एक गलती करते जहां उसको पता है, एग्जामिनर जिसका नाम एग्जामिनर है ना भैया, उसको पता है कि आप क्वेश्चन में कहां पर गलती करोगे तो इस स्टेप पर पहुंचोगे और ये वाला आंसर निकाल दोगे। वो वाला आंसर जरूर उस क्वेश्चन में डाल के देता है, वो वाला आंसर तो जरूर डाल करके देता है। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है मेरी बात? है समझ में आ रही है कि नहीं आ रही मेरी बात? ठीक है, अब देखिएगा जरा, होता क्या है अगर हो क्या हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरो एटॉमिक क्या हो? मॉलिक्यूल, बट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of both the atoms are same। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल तो है वो, लेकिन दोनों के दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो? सेम हो भैया। दोनों के दोनों क्या हो जाए? एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो। जैसे कि सपोज दैट कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बना हुआ बॉन्ड CH बॉन्ड, यहां पर ये कार्बन जी है और यहां पर ये हाइड्रोजन जी बैठे हैं, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना है। यहां पर इसको हम लोग क्या मानते हैं? ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है हमारा, यानी कि R, यहां पर D क्या हो जाएगा? ये D हमारा, ये D लिख देता हूं यहां पर। तो D बराबर क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कार्बन प्लस रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस तो ये होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में यहां पर कह क्या रहा हूं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, और अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही मानते हैं, इसलिए इस बॉन्ड को नॉन पोलर कंसीडर किया जाता है। तो इस केस में R कोवेलेंट
आर कोवलेंट बराबर क्या होगा, D/2 होगा। D/2 यानी कि क्या हो जाएगा, RC प्लस RH अपॉन में 2। ऐसा केस देगा, ऐसा केस जब देगा में, तो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग सुलटा डालेंगे उस क्वेश्चन को, निपटा देंगे कि नहीं निपटा देंगे, बोलो इस क्वेश्चन को निपटा दोगे कि नहीं निपटा दोगे, बोलो फटाफट। अरे बोलो मेरे प्यारे लाल, फटाफट से बोल दो। ऐसा क्वेश्चन आएगा जब दो हेट्रो एटम तो है, हेट्रो एटम मतलब दो अलग अलग एटम्स के बीच में बॉन्ड बना है, लेकिन उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो भैया फॉर्मूला वैसा ही रहेगा जैसा पहले था, बस RC प्लस RH यानी D/2 ही फॉर्मूला एक तरीके से क्या करेगा, काम करेगा मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों बोलो जल्दी जल्दी से, शानदार तरीके से, रेडियस ऑफ कार्बन प्लस रेडियस ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में 2, खत्म हो गया काम, खत्म हो गया काम। लेकिन अब केस क्या ले लू मैं, सेकंड केस, ये वाला फर्स्ट केस था, सेकंड केस, सेकंड केस क्या ले लू मैं, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of both the atoms is different या फिर नॉट इक्वल, डिफरेंट या नॉट इक्वल कुछ भी मान लो, है ना। यानी मैं कह दूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हैं। अगर मान लीजिए मैं इसको, ये कोई मेरा X एटम है, ये कोई Y एटम है, ये कोई X एटम है, ये कोई Y एटम है ना, X एटम है, Y एटम है, ये डिस्टेंस हो गया इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये बॉन्ड बना हुआ है। अब मैं कहता हूं क्या, अब डिस्टेंस का कैसे पता लगे, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस D है, लेकिन इस केस में D कैसे पता लगेगा, इस केस में D पता लगेगा रेडियस ऑफ X प्लस में रेडियस ऑफ Y माइनस 0.09, और यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, मोड लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्या लगाऊंगा, मोड लगा करके En ऑफ X, ठीक है, माइनस En ऑफ Y, ये मोड लगाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, बोलो जल्दी जल्दी से, क्लियर हुई मेरी बातें। यानी D क्या बनेगा यहां पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Y बनेगा। ये जो फॉर्मूला है ये कब लगाना है, अब D आया है, ये D यानी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आया है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आया है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। अगर रेडियस पूछे तो इसका आधा करेंगे बाद में फिर हम लोग। तो आर कोवलेंट अगर पूछेगा तो D/2 ही करना है, बाद में D/2 ही करना है। ये तो डिस्टेंस है, एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक की दूरी है ये समझे कि नहीं समझे। अरे बोलो मेरे प्यारे लाल, मेरे लाल पीले हरे नीले गुलाबियों, फटाफट से बोल दो, शानदार तरीके से बोल दो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी से बोलिएगा, फटाफट से बोल दीजिएगा। मजा आया, आनंद आया, बोलो जल्दी जल्दी से, शानदार तरीके से बोलो, बोलो बोलो। अगर कोवेलेंट रेडियस पूछेगा तो D/2 ही करना है बाद में। बोलिए बोलिए, फटाफट से बोलिएगा, शानदार तरीके से बोलिएगा। आर कोवेलेंट, जब दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Y जब होगा, तब आप ये वाला केस लगा देना। ये इक्वेशन यूज करनी है, ये इक्वेशन यूज करनी है, ठीक है। और ये इक्वेशन दो साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर के दी थी, दो साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर के दी थी, जिनका नाम था शूमेकर और स्टीवेंसन। इसलिए इस इक्वेशन का नाम शूमेकर एंड स्टीवेंसन इक्वेशन पड़ गया। शूमेकर एंड स्टीवेंसन इक्वेशन भी कहते हैं इसको हम लोग। बोलो समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। बोलो कोवेलेंट रेडियस तो मेरे हिसाब से चमक जाना चाहिए था दिमाग में, बिल्कुल एकदम चमक जाना चाहिए था बढ़िया तरीके से, या नहीं चमका, चमका कि नहीं चमका बताओ। मेरे हिसाब से चमक जाना चाहिए था भैया, है। अगर कोवेलेंट रेडियस चमक गया तो फिर मेटालिक रेडियस पर आ जाते हैं।
मेटेलिक रेडियस की बात कर लेते हैं भैया। आ जाओ तो फिर, क्या दिक्कत है, क्या टेंशन है भैया, चमक गया तो बिल्कुल आ जाइएगा। दूसरे नंबर पर मैं बात करता हूं मेटेलिक रेडियस के बारे में, मेटेलिक रेडियस के बारे में, है ना। अब जैसा कि नाम ही कह रहा है मेटेलिक रेडियस, भैया मेटेलिक रेडियस कब होगा, मेटेलिक रेडियस कब देखेंगे हम लोग, भाई मेटेलिक रेडियस नाम में लिखा है मेटेलिक, तो जब मेटल होगा तभी तो मेटेलिक रेडियस देखेंगे कि नहीं देखेंगे, यानी मेटल के केस में मेटेलिक रेडियस देखा जाएगा, है कि नहीं है। यानी कि ये कब देखा जाएगा, व्हेन मेटेलिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड, मेटेलिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड, मेटेलिक बॉन्ड क्या होगा, जब बनेगा। और मेटेलिक बॉन्ड कब बनेगा, फॉर्म्ड इन केस ऑफ मेटल्स, फॉर्म्ड इन केस ऑफ मेटल्स, मेटल्स ही तो मेटेलिक बॉन्ड बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, अरे बोल तो मेरे लाल हैं, समझ रहे हो मेरी बात को, बोलो जल्दी जल्दी से, शानदार तरीके से बोल दो, मजा आ जाना चाहिए, शानदार तरीके वाला, एकदम बेहतरीन मजा आ जाना चाहिए, है ना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे, बहुत ही जबरदस्त, शानदार, बेहतरीन, बहुत अच्छे, बहुत ही जबरदस्त। चलो भैया देख लो जरा, मेटेलिक, मेटेलिक क्रिस्टल की अगर मैं बात कर लूं, मेटेलिक क्रिस्टल की अगर मैं बात करूं तो ये मेटेलिक क्रिस्टल है, सपोज दैट, सपोज दैट, सपोज दैट ये मेरा मेटेलिक क्रिस्टल है, सपोज दैट ये एक मेटल एटम बैठा है, ये दूसरा मेटल एटम बैठा है, ये तीसरा मेटल, ये ऐसे, है ना, ये फिर एक और मेटल एटम ऐसे बैठा है कि नहीं बैठा है, बिल्कुल बैठा है भैया। ये मेटेलिक क्रिस्टल बना रहा हूं मैं, लीजिए, लीजिए भैया, है कि नहीं है, थोड़े से छोटे बड़े बन गए, कोई बात नहीं, भावनाओं को समझना है ना। अब देखो जरा, इस मेटल एटम का अपने आप में न्यूक्लियस होगा, इसका भी अपने आप में ये न्यूक्लियस होगा, इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस तक की दूरी क्या कहलाएगी, डी कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा यार, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी से बोलिएगा, शानदार तरीके से बोलिएगा, जानदार तरीके से बोल दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से बता दीजिएगा। ये क्या हो गया, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हो गया, एक एटम से दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक की दूरी को इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं हम लोग, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस नाम ही बता रहा है, ठीक है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं। तो हमें रेडियस निकालना है, तो आर मेटेलिक बराबर क्या होगा, आर मेटेलिक बराबर क्या होगा बताना, d/2 होगा कि नहीं होगा, d/2 होगा कि नहीं होगा, बोलो जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से बोल दीजिएगा, शानदार तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से बोल दीजिएगा, शाबाश, शानदार, जबरदस्त, जबरदस्त तरीके से बोलिएगा। यानी कि जब फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर आयरन हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, है ना, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सब मेटल से, और ये जब मेटल अपना क्रिस्टल बनाता है उस समय मेटल का एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम, पांचवा, ऐसे एटम्स के एटम बहुत सारे क्या होंगे, बैठे होंगे एक साथ, पूरा क्रिस्टल बना देंगे। और पूरा क्रिस्टल जब बनाएंगे तो एक एटम के सेंटर से लेकर दूसरे एटम के सेंटर तक की जो दूरी है उसको आधा कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक एटम की, एक मेटल के एटम की रेडियस आ जाएगी, एक मेटल के एटम की रेडियस आ जाएगी। जब भाई क्रिस्टल बन रहा है तो सारे एटम्स एक ही जैसे होंगे, एक ही मेटल के बैठे होंगे, तो भैया क्या कर ले हम लोग, डिस्टेंस को, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को आधा कर लें, आर मेटेलिक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो फटाफट से बोल दो, शानदार तरीके से बोल दीजिएगा। क्लियर हो गई मेरी बातें, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई बातें नहीं आई, बोलो फटाफट से बोलो। अब देखो आ जाओ तो, आ जाओ तो भैया और बातें समझ लेते हैं हम लोग, और भी जबरदस्त बातें समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। ये हमारा क्या था, ये हमने मेटेलिक रेडियस समझा, मेटेलिक रेडियस में कुछ ज्यादा चीजें और समझने की होती नहीं है, इसलिए और कुछ बातें कर भी नहीं रहा हूं। अब जो बातें मैं करने जा रहा हूं वो मैं बातें करूंगा अब आपसे तीसरे नंबर पर वैंडरवॉल रेडियस के बारे में, वैंडरवॉल रेडियस के बारे में बात करूंगा। भैया वैंडरवॉल रेडियस कब देखूंगा मैं, व्हेन वैंडरवॉल
वेंडरवोल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, या वेंडरवोल फोर्सेस लिख लो, फोर्सेस एग्जिस्ट। जब वेंडरवोल फोर्स क्या करता होगा, एग्जिस्ट करता होगा, है कि नहीं है? वेंडरवोल फोर्स एग्जिस्ट करता होगा। और वेंडरवोल फोर्स एग्जिस्ट किन में करता है, एग्जिस्ट किन के अंदर करता है? ये वेंडरवोल फोर्स किसके अंदर एग्जिस्ट करता है, बताना जरा, है बताना जरा। ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन या तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में एग्जिस्ट करता है ये। अच्छा जी, बिल्कुल सही बात बोल दी। तो दूसरी बात, ये नोबल गैसेस या वी कैन से इनर्ट गैसेस के केस में भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं कर सकता? बिल्कुल करता होगा यार। इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस के केस में भी तो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है यार। ये तो गजब हो गया, ये तो मजा ही आ गया है। जैसे कि अब एग्जाम्पल के तौर पर समझो, हमने सुना है ये हीलियम का एक एटम बैठा हुआ है, हमने सुना है हीलियम का एक और एटम भी बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ, ये बैठा हुआ, ये बैठा हुआ, हीलियम के ऐसे एटम्स बैठे हुए हैं, हीलियम के एटम बैठे हैं। हमने क्या कहा कि भैया ये भी इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाता, ये भी इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाता। लेकिन क्या है कि अगर एक हीलियम का एटम ये है, एक हीलियम का एटम ये दोनों आपस में ऐसे ऐसे गुजर रहे हैं, ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं मान लीजिए, तो इनके ऊपर थोड़ी बहुत क्या हो जाती है, पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है। और उस पोलैरिटी के इंड्यूस हो जाने की वजह से ही इनके बीच में क्या एग्जिस्ट करता है, ये क्या करने लगता है, वेंडरवोल फोर्सेस एग्जिस्ट। वेंडरवोल फोर्स क्या करने लग जाती है, एग्जिस्ट करने लग जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, बोलो ये बात समझ पाए मेरी बात या नहीं? मेरी बात को समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो, हैं? बोलो, अब तो समझ ही गए बिल्कुल। अब देखो, इसका अपना एक न्यूक्लियस रहा होगा, ये रहा, इसका अपना एक न्यूक्लियस रहा होगा, बिल्कुल ये रहा, है ना? जब न्यूक्लियस रहा होगा तो इसके न्यूक्लियस से और इसके न्यूक्लियस तक की दूरी को, इस डिस्टेंस को, यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, इसी को मैं डी कह दूं कि ना कह दूं? इसी को मैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कह दूं कि ना कह दूं? बोलो यार, हैं? बोलो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे नीले गुलाबी हो, जल्दी से बोल दो, हैं? तो आर वेंडरवोल अगर मैं लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो, जल्दी बोलो। आर वेंडरवोल बराबर D/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिएगा। मजा आया, आनंद आया कि नहीं आया? बोलो फटाफट से, जल्दी से बोल दीजिएगा शानदार तरीके से। अगर हम लोग केस कोई और ले लें, कोई और भी तो केस ले सकते हैं हम लोग। और क्या केस ले सकते हैं? ये तो नोबल गैस वाला केस ले लिया हमने, नोबल गैसेस के बीच में वेंडरवोल फोर्स एग्जिस्ट करती है। फिर और दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस समझ लो, आ जाओ। दूसरा केस क्या होगा? जैसे मान लीजिएगा मैं कह दूं, मैं एग्जांपल ले लेता हूं Cl2 गैस, ठीक है? ये क्लोरीन है, इस क्लोरीन ने इसके साथ ये कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है। अच्छा जी, ओहो, क्लोरीन का ये मॉलिक्यूल है, इधर ये क्लोरीन बैठा है, इस क्लोरीन ने इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है। ओहो, ये हो गया, गजब बात हो गई। आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना करके बैठे हैं, और अपने आप में क्या है, ये दोनों के दोनों, ये Cl2 ये हो या ये हो, दोनों ही Cl2 क्या है, नॉन पोलर हैं। अपने आप में कैसे हैं, नॉन पोलर हैं। बिल्कुल है भैया, नॉन पोलर तो। लेकिन इधर क्या होगा, इस क्लोरीन का न्यूक्लियस होगा, इधर क्या होगा, इस क्लोरीन का भी न्यूक्लियस होगा। एक मॉलिक्यूल Cl2 का, दूसरा मॉलिक्यूल Cl2 का, दोनों के बीच में क्या होता है, दोनों के बीच में एक तरीके का इंटरेक्शन काम करेगा। इन मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ही वीक इंटरेक्शन काम करेगा, जिसको वेंडरवोल इंटरेक्शन या वेंडरवोल फोर्सेस कह देंगे हम लोग, वेंडरवोल फोर्सेस कह देंगे। और उस समय इस सेंटर से लेकर के, इस क्लोरीन के सेंटर से लेकर के इस क्लोरीन के सेंटर तक का डिस्टेंस D कहलाएगा।
डी कहलाएगा। और उस टाइम पर आर वेंडरवोल जब आप लिखोगे, आर वेंडरवोल जब आप लिखोगे तो D/2 लिखोगे या नहीं लिखोगे, बता दो जरा। लिखोगे कि नहीं लिखोगे, या मना कर दोगे लिखने से, बताना है। मना तो नहीं कर दोगे लिखने से, बताओ जल्दी जल्दी से, शानदार तरीके से बता दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरे प्यारे लाल, जल्दी जल्दी बोल दीजिएगा। शाबाश शाबाश, शानदार, बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतरीन, उम्दा, एकदम हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं ना, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या हम लोग, सही समझ में आ रहा है सब लोगों को, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे, शाबाश। चलिए 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 चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, शानदार, जबरदस्त, बेहतरीन, बहुत अच्छे। समझ में आ गई मेरी बातें, बोलो फटाफट से बोलो, है भाई। बोलिए जल्दी जल्दी से। अब देखिएगा, कंपैरिजन करते हैं हम लोग, कंपैरिजन ऑफ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस के लिए कंपैरिजन करेंगे हम लोग अब, ठीक है। लेकिन ये जो कंपैरिजन है ना, ये जो कंपैरिजन मैं लिखवा रहा हूं, ये बहुत ही मजेदार कंपैरिजन होगा। यानी हमने जो पढ़ा कि हमने कौन कौन सी रेडियस पढ़ी अभी तक, कोवेलेंट रेडियस पढ़ी, मेटेलिक रेडियस पढ़ी, और हमने पढ़ा क्या, वेंडरवॉल रेडियस, 3 तरीके की रेडियस पढ़ी। उन रेडियस का कंपैरिजन करेंगे हम लोग, इन रेडियस का कंपैरिजन करेंगे तो हम क्या पाएंगे यहां से, क्या पाएंगे यहां से कि वेंडरवॉल रेडियस, वेंडरवॉल रेडियस जो होता है, वेंडरवॉल रेडियस वो सबसे क्या होता है, बड़ा होता है। फिर उसके बाद आता है मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस है ना, मेटेलिक रेडियस। और फिर आता है क्या, कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस की बातें आ जाती हैं, कोवेलेंट रेडियस की बातें आ जाती है। क्यों आ जाता है ऐसा, ऐसा क्यों हुआ, देखो वेंडरवॉल के केस में मैंने बताया हीलियम, या वेंडरवॉल के केस में ऐसा ऐसा था, दूर दूर बैठे थे, मेटेलिक के केस में ऐसा पास पास थे, और कोवेलेंट के केस में तो क्या एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे ऐसे बिल्कुल, है ना। तो भैया ये इसलिए तो ऑर्डर आया कि नहीं आया, शॉर्ट फॉर्म क्या बन गई इसकी, वीएमसी, वीएमसी शॉर्ट फॉर्म बन गई, बोलो क्लियर हो गई बात। लेकिन ये ऑर्डर जो है ये वैलिड फॉर सेम एलिमेंट है बेटा। एक ही एलिमेंट के लिए जब आप वेंडरवॉल भी, कोवेलेंट भी और मेटेलिक भी सारी तरीके के रेडियस चेक कर रहे होंगे तब ये वैलिड होता है। अब अलग अलग एलिमेंट, एक एलिमेंट के लिए आपने वेंडरवॉल चेक कर लिया, दूसरे के लिए आपने कोवेलेंट चेक कर लिया, तीसरे के लिए आपने वेंडरवॉल चेक कर लिया, फिर रायता नहीं फैल जाएगा क्या, है भैया। एलिमेंट का साइज अपने आप में क्या होता है, छोटा बड़ा होता है। एलिमेंट भी तो अपने आप में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, छोटा होता है कि नहीं होता, बोलो जल्दी जल्दी से, शानदार तरीके से बोल दीजिएगा, जबरदस्त तरीके से बोलिएगा, शानदार तरीके से बोलो, बोलो बोलो। जब हमें ये बातें समझ में आ चुकी हैं कि भैया ये रेडियस कैसे, क्या, कौन सी, कब देखनी होती है, तो फिर हम समझेंगे अब कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल हुआ है, जिस पीरियोडिक टेबल के पीछे हम लोग पड़े हुए इतने दिनों से, उस पीरियोडिक टेबल में एक पीरियड में जब चलते हैं तो रेडियस पर क्या फर्क पड़ जाता है, एक ग्रुप में जब जाते हैं तो रेडियस पर क्या फर्क पड़ जाता है। यही तो कलेश हो जाएगा, यही तो कलेश होता है आधे लोगों के लिए। सर ये समझ में ही नहीं आता, पता नहीं लेफ्ट से राइट जाने पर कब कौन बढ़ जाता है, कब कौन घट जाता है, यही तो समस्या है सर, सबसे बड़ी समस्या तो सर यही है, इसको तो समाधान कर दो। अच्छा जी, समाधान कर देते हैं भैया, और बताओ और कोई चीज चाहिए समाधान, इसका समाधान कर दें
और कोई चीज तो नहीं चाहिए ना, समाधान कर देंगे इसका, चिंता मत करिएगा, बिल्कुल समाधान कर देंगे बेटा जी, जरा समझ लो। ठीक है, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ए ग्रुप एंड पीरियड, ग्रुप और पीरियड के अंदर एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन समझेंगे हम लोग, क्या वेरिएशन होगा, एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन किस तरीके से, कैसे कैसे बदलती है एटॉमिक रेडियस, कैसे घटती है, कैसे बढ़ती है, ये सब बातें समझ लेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे क्या, ऑन मूविंग, ऐसा भी लिखा मिलेगा, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, किसी पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट जब जाते हैं, या नॉर्मली आप लोगों को ऐसा भी लिखे मिलेगा, वेरिएशन इन ए पीरियड, वेरिएशन इन ए पीरियड। ठीक है, एक पीरियड के अंदर वेरिएशन है ना, पीरियड कितने होते थे, 7 पीरियड होते थे, बताया था ना, 7 पीरियड होते भैया, हलवा मत कर देना इसका, है ना, समझ लेना, याद करके ध्यान से समझ लिया करो चीजों को। देखो जरा, हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें 7 पीरियड होते हैं, हम जब लेफ्ट से, यहां लेफ्ट में बैठे थे, लेफ्ट से जब राइट में जाते हैं तो ऐसा कहा गया है हमें, ऐसा कहा जाता है लेफ्ट से राइट जाने पर कि एटॉमिक रेडियस, या फिर इसी चीज को एटॉमिक साइज भी कहते हैं भैया, रेडियस का मतलब साइज ही होता है, एटॉमिक साइज क्या होता है ना, घट जाता है। क्यों घट जाता है भैया, हैं? क्यों घट जाता है भैया, जरा बता तो दो, देखो जरा, जरा देख तो लो, समझ तो लो मेरी बात को, ध्यान से तो समझ लो बात को, मैं एग्जाम्पल लेता हूं क्यों होता है ऐसा, समझना इस बात को। लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 होता है। मैं इधर लिखा मैंने जा करके फ्लोरीन, फ्लोरीन बेचारा 9 नंबर पे आता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p5 होती है ना। इसमें आउटर मोस्ट शेल n बराबर कितना है, हाईएस्ट n कितना है, 2 है, इसमें भी हाईएस्ट n कितना है, 2 है। यानी कि लेफ्ट से राइट जब जा रहे हैं, क्या लिख दूं मैं, सेम शेल लिख दूं कि ना लिख दूं, सेम शेल लिख दूं कि ना लिख दूं। यानी कि क्या होता जा रहा है, ये एक बॉल है, इस बॉल के ऊपर ये शेल है और यहां पर न्यूक्लियस है, यहां पर क्या अट्रैक्शन, यहां से अट्रैक्ट किया जा रहा है, उसी शेल में इलेक्ट्रॉन डाले जा रहे हैं, इस बॉल को ऐसे दबाते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं, जैसे जैसे, क्योंकि यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन यहां पर शेल में बढ़ते जाएंगे उतना ही प्लस चार्ज यहां पर सेंटर में बढ़ता चला जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन डालोगे उतने ही प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन भी 9 है और उसमें प्रोटॉन भी 9 है। यही तो मतलब होता है कि नहीं होता, अगर वो आयन नहीं है, एटम की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अगर हम लोग एटम की बात कर रहे हैं तो क्या होता है ना, कि जब सेम शेल, क्या हो रहा है यहां पर, हो क्या रहा है जरा समझ लो इसको, और ऊपर करके लिख देता हूं, यहां पर हो क्या रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, इस चीज को ऐसे लिखो यहां से, बिकॉज इन ए पीरियड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन takes place in the same period, सॉरी सेम पीरियड क्यों कह रहा हूं, सेम शेल। ठीक है, which increases the net force of attraction between the न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, दैट इज, जिसको हम लोग जेड इफेक्टिव कहते हैं। जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ते ही, इसीलिए ही कहा जाता है लेफ्ट से राइट जाने में साइज क्या हो जाता है, घट जाता है। लेकिन मजे की बात समझ लेना, ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करना, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, ये लेफ्ट में लिथियम बैठा है,
बेरिलियम आया, बोरोन आया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर आया नियोन। हम लोग कह रहे हैं लेफ्ट से राइट जाते समय साइज घट रहा है, एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का साइज क्या होता है, बड़ा होता है इन बाकी सबसे। नोबल गैसेस में क्या होती है, एक्सेप्शन होती है, एक्सेप्ट नोबल गैस। वो एक्सेप्शन कुछ नहीं होता, एक्चुअल में क्या है, या तो ये मेटेलिक या तो ये कोवेलेंट रेडियस को फॉलो करते हैं। इनमें या तो मेटेलिक रेडियस होगी या फिर कोवेलेंट रेडियस होगी, लेकिन जो नोबल गैसेस है उनमें वंडरवॉल रेडियस होती है, और वंडरवॉल रेडियस अभी बताया था सबसे बड़ा होता है। बताया था कि नहीं बताया था? बोलो यार, बोलो 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 मेरे प्यारे बेटा, मेरे प्यारे बच्चों, हैं बोलो बेटा, समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही है? बोलो, समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही है? बोलो, जल्दी जल्दी से बोलो। हैं, तुम्हारे को मेरी बात समझ में आ रही है तो जल्दी बता दो फटाफट से। बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया। आनंद आ जाना चाहिए, आनंद एकदम बढ़िया तरीके से। एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज डिक्रीजेस लेफ्ट से राइट जाने पर, इसी में लिख दो एक्सेप्ट नोबल गैसेस। इसी में लिख लो यहां पर एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस को छोड़ करके, नोबल गैसेस को छोड़ करके भैया। क्यों? क्योंकि नोबल गैसेस जो इनर्ट गैसेस है, जो नोबल गैसेस है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडोन, वो सब, उन सब के अंदर वेंडरवॉल रेडियस देखा जाता है, और बाकियों में कोवेलेंट या फिर मेटालिक। और अभी बताया था, अभी तो बताया था, अभी तो बताया था कि नहीं बताया था ये, कि वेंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ा होता है, मेटालिक उससे छोटा, और कोवेलेंट सबसे छोटा, सबसे छोटा। बोलो, क्लियर हुई मेरी बातें? बोलो जल्दी जल्दी से, बताइए जल्दी जल्दी से, बताइए फटाफट से। आंख में पता नहीं क्या चला गया है ना? समझ में आ गई मेरी बात? अब बात करता हूं जरा, आ जाओ। अब बात करता हूं जरा किसके बारे में, सेकंड नंबर पर आ जाओ भैया, है ना? सेकंड नंबर पर आ जाइएगा। चलो कोई बात नहीं, ये घड़ी लग गई है यहां पर, है ना? घड़ी जी, घड़ी जी को हम इधर करते हैं या इसको हटा देते हैं, घड़ी जी का कोई काम नहीं हमें। चलिए भैया, हम लोग बात करते हैं सेकंड इज वेरिएशन इन ए ग्रुप। वेरिएशन इन ए ग्रुप यानी जब हम लोग टॉप से बॉटम जाते हैं, टॉप से बॉटम जाते हैं, तो ऐसा कहा गया है, ऐसा सुना गया है कि जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस है या एटॉमिक साइज जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ता है भैया। अच्छा जी, बढ़ता होगा भैया, कोई बात नहीं, बढ़ता होगा, हमें क्या पता बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। हम तो देखेंगे जरा, हम तो देखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नीचे एसिटीन भी आता है। इसमें क्या भरा जाता है, इसमें क्या भरा जाता है, 1s2, 2s2, 2p5 होता है ये, है ना? ये 3p5 होता है ये 4p5 होता है ये, और ये 5p5 होता है ये। होता है कि नहीं होता? होता है मेरे बेटा, है ना? इसमें हाईएस्ट एन की वैल्यू 2 है, इसमें हाईएस्ट एन की वैल्यू 3 है, इसमें हाईएस्ट एन की वैल्यू क्या है, 4 है, इसमें हाईएस्ट एन की वैल्यू 5 है। इसका मतलब क्या हो रहा है, फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन जाते समय शेल का नंबर ही बदल गया, शेल का नंबर ही बदल गया। ऊपर से नीचे जाते समय शेल नंबर भी साथ साथ बदलता जा रहा है, शेल नंबर भी साथ साथ में बदलता चला जा रहा है। और जब शेल नंबर साथ साथ में बदलता चला जा रहा है भैया, पहले एक शेल को पकड़ के रखना था। न्यूक्लियस के अंदर चाहे बेशक प्रोटॉन तो डल रहे हैं, लेकिन पहले एक शेल को, फिर एक अगला शेल और आ गया, फिर एक और शेल, तो जेड इफेक्टिव यानी न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में अट्रैक्शन क्या होने लगती है, घटने लग जाती है, डिक्रीज करने लग जाती है। और वो जो अट्रैक्शन डिक्रीज करने लग जाती है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, जेड इफेक्टिव घट रहा है। और वो जेड इफेक्टिव जब घटता है तो साइज हमें बढ़ता हुआ नजर आने लग जाता है। समझ में आ गई मेरी बात? जैसे जैसे क्या होता है, एक बच्चा होता है, एक बच्चा होता है ना? ध्यान समझना, पीरियड और
ग्रुप वाली बातें बताता हूं। एक बच्चा है, उसके पापा ना बड़े खतरनाक से, खतरनाक इन द सेंस कि बच्चा अगर कुछ गलतियां करता है तो उसको फटाफट से उसको तबीयत खुश कर देते हैं उसकी, है ना, उसकी धुलाई कर देते हैं फटाफट, है ना। अब जरा देखो, जब जब उसके पापा घर में होंगे, बच्चा बिल्कुल सही तरीके से रहेगा, उसको पता लग गया कि बेटा तूने कुछ गलत किया और तेरी धुलाई हुई, ऐसा उसको समझ में आ चुका। यानी जब जब पापा घर में है तो जेड इफेक्टिव ज्यादा है, और जेड इफेक्टिव ज्यादा है, जितनी देर तक पापा ज्यादा पास में रहेंगे, घर में रहेंगे, तो बच्चा दुबक के बैठा रहेगा एक तरफ, है कि नहीं है, दुबक के बैठा रहेगा, है कि नहीं। लेकिन फिर वो बच्चा घूमने फिरने निकला, एक दिन घूमने फिरने निकला, पापा नहीं थे, पापा नहीं थे तो पापा से दूर घूमने चला गया कहीं, मान लो वैष्णो देवी चला गया माता के दर्शन करने, घूमने फिरने निकला, वो मौज मस्ती करने लगा अपना, वहां जाकर घूमने फिरने लगा आराम से, है ना। थोड़ी बहुत जो वो घर में जो जो चीजें वो घर में उसको नहीं करने देते, थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करने लगा अपना, है, इधर उधर दोस्तों के साथ। अब क्या हुआ, जैसे घर से दूर गया तो जेड इफेक्टिव घट गया, यानी उसके ऊपर पापा का इफेक्ट क्या हो गया, कम हो गया, और इफेक्ट कम होते उसने अपना खेलकूद शुरू कर दिया, थोड़ा जाकर के छेड़खानियां शैतानियां करना शुरू कर दिया। हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि ऐसा ही कुछ यहां पर हो रहा है। न्यूक्लियस जितना ज्यादा अट्रैक्शन लगा के रखेगा, जब क्या होता था एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन डलते थे तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा फील होता था बाहर वाले शेल को, इसलिए साइज क्या होता था, छोटा होता था। लेकिन जब शेल अलग अलग होने लगे, शेल अलग अलग होने लगे, तो क्या हुए, अब हर एक शेल को न्यूक्लियस को बांध के रखना है, न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करके रखना है हर एक शेल को, तो सबको थोड़ा 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 अट्रैक्शन देगा, अट्रैक्शन क्या होगा, डिवाइड हो गया, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, घट गया। हर एक शेल पे डिवाइड होने के बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट गया, और घट गया तो साइज क्या हो गया, बढ़ गया। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो जल्दी जल्दी से बोलो मेरे बेटा, समझ में आई बात। यानी कि हम बात लिखना चाहें अगर यहां पर, ठीक है, यहां लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप शेल नंबर increases and therefore Z effective decreases, which results in increase in atomic radius या साइज, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस या साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। बोलो फटाफट से शानदार तरीके से बोल दीजिएगा, समझ में आई मेरी बात, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गई। अब देखो जरा कुछ क्वेश्चंस है, कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस की चर्चा कर लेते हम लोग। जब हमने इतनी सारी बातें समझ ली तो फिर क्वेश्चंस एग्जांपल तो बनते हैं कि नहीं बनते, बिल्कुल बनते भैया, बनते हैं। तो चलो आ जाओ समझ लेते हैं। जरा देखिएगा, सबसे पहले मैं कहता हूं पीरियड की बातें कर लेते हैं, ठीक है। मैं कहता हूं आपको, जैसे फर्स्ट पीरियड की बात करता हूं, फर्स्ट पीरियड की बातें कर लेता हूं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं पीरियड के। जैसे फर्स्ट पीरियड में हमें पता है हाइड्रोजन आता है, इधर हीलियम आता है। अगर मैं पूछूं आपसे, यहां पर मैंने पूछ लिया आपसे कि ऑर्डर ऑफ रेडियस बताओ, ऑर्डर ऑफ रेडियस बताइएगा, एटॉमिक रेडियस या रेडियस बताइएगा, किसकी रेडियस ज्यादा होगी, किसकी रेडियस कम होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो आप क्या बताओगे, जरा क्या बताओगे? आप तो यही बोलोगे फटाफट से, सॉल्यूशन या आंसर इसका फटाफट से ये दे दोगे, हाइड्रोजन फिर ये हीलियम, ऐसा ही होगा। और ऐसा ही बताया भी है मैंने आपको कि भैया लेफ्ट से राइट जाते समय ये बिल्कुल लेफ्ट में रखा है, ये बिल्कुल राइट में रखा है। वो देखे ना पीरियोडिक टेबल में ऊपर ऊपर रखे हैं, सबसे ऊपर है कि नहीं रखे, बिल्कुल रखे हैं भैया, हैं बिल्कुल रखे हैं भैया, ये तो बात बिल्कुल सत्य वचन है, एकदम सत्य वचन है। लेकिन ये कहानी क्या है, गलत है, क्योंकि यहां पर क्या है बेटा जी, यहां पर क्या है कोवलेंट, यहां पर क्या है
कोवेलेंट रेडियस की चर्चाएं होती है, यहां पर कोवेलेंट रेडियस की चर्चाएं होती हैं और यहां पर चर्चा होती है वैन डर वाल रेडियस की। यहां पर चर्चा किस चीज की होती है? वैन डर वाल रेडियस की होती है। और बताया गया था आपको कि करेक्ट आंसर क्या होगा फिर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्या? करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? कि हीलियम बड़ा होगा और हाइड्रोजन छोटे साइज का होगा। ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि बताया गया था वैन डर वाल रेडियस एज कंपेयर टू कोवेलेंट रेडियस बड़ा होता है। ये बात बताई, ये बात समझाई थी, और जब समझाई गई थी तो समझ में आपको आई गई थी बिल्कुल बढ़िया तरीके से। आप लोगों ने बताया कमेंट करके, मैं सब लोगों के कमेंट देख रहा था। और जब आपने बोला कि सर समझ में आ गया, तो फिर भैया रायता किस लिए फैला रहे हो? हैं रायता किस लिए फैला रहे हो? काहे रायता फैला रहे, है ना? हो गया पहला ही सवाल, पहले सवाल में कलेश फैला दिया ना। आ जाओ फटाफट से, समझ गए बात? समझ गए बात को या नहीं समझे? बोलो फटाफट से, बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी से बोलो। चलिए भाई, चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरी बातें बिल्कुल शानदार तरीके से। अगर एक और ऐसे पीरियड की बात कर ली जाए, एक और पीरियड की, मान लो थर्ड पीरियड की बात मैं कर लेता हूं आपसे, है ना? थर्ड पीरियड में कौन कौन आएगा भैया? थर्ड पीरियड में आएगा सोडियम भाई साहब, है ना? कौन आएगा? सोडियम। फिर आएगा यहाँ पर मैग्नीशियम, फिर आएगा यहाँ पर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, है ना? एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, फिर क्या आएगा? क्लोरीन आएगा, फिर फॉस्फोरस के बाद सल्फर आएगा, सॉरी, फिर क्लोरीन आएगा, और फिर क्या आएगा? नियोन आएगा, है ना? ये आएगा बिल्कुल। अब आपसे पूछ लिया जाए, यहां पर भी ये क्वेश्चन बना दिया जाए और पूछा गया हो ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस बता दो भैया, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर बता दो। ये भी आपसे सवाल पूछ लिया गया, क्वेश्चन बना दिया गया, और रायता फैला मत देना अब की बार। अब की बार नहीं फैलाना चाहिए रायता बिल्कुल भैया। हमने समझा है ये एक ही पीरियड में लाई करते हैं, सारे के सारे थर्ड पीरियड में बैठे हैं। हमने तो ये जाना है लेफ्ट से राइट जाते हैं एक पीरियड के अंदर तो साइज घटता है। हाँ भैया घटता है, लेकिन मैंने ये बात भी साथ साथ बोली थी कि नोबल गैसेस को एक्सेप्ट करना है, यानी एक्सेप्ट नोबल गैस भी मैंने बोला था, नोबल गैसेस को छोड़ करके। ये बात बोली थी कि नहीं बोली थी? और ये बात जब बोली थी तो आपको समझ में भी आई होगी, और जब समझ में भी आई तो फिर समस्या कहां रह गई? समस्या परेशानी कहां रह गई मेरे प्यारे बच्चे? बोलो जल्दी जल्दी से, है ना? तो फिर हम लोग आंसर सॉल्यूशन क्या लिखेंगे कि नियोन का साइज सबसे बड़ा होता है, फिर क्लोरीन आएगा, क्लोरीन, या वी कैन से उल्टा लिखेंगे, सॉरी, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। यानी ये लेफ्ट से राइट साइज जो घटता है ये वैलिड होता है सेम तरीके की चीजों के अंदर, सेम तरीके की चीजों के अंदर, ठीक है? इनके अंदर वैलिड होगा वो लेफ्ट से राइट घटने वाला ऑर्डर। लेकिन ये क्या, एक इनर्ट गैस या फिर ये एक नोबल गैस है मेरे प्यारे बच्चों, और नोबल गैसेस के अंदर या इनर्ट गैसेस के अंदर वैन डर वाल रेडियस काम करता है, इसलिए ये वाला ऑर्डर वहां पर वर्क नहीं करता है, काम नहीं करता है। समझ गए मेरी बात को या नहीं समझ पाए हो? जल्दी जल्दी से बोलिएगा, शानदार तरीके से बोलिएगा, बहुत बढ़िया। अब देख लो जरा, ये बात जब समझ में आ गई तो हम लोग वेरिएशन, वेरिएशन क्यों कर रहे हैं? हम लोग क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं ना, वेरिएशन तो हमने कर लिया, क्वेश्चन कर रहे हैं, ग्रुप्स की बातें करते हैं। अब हम लोग ग्रुप्स के अंदर बात कर लेते हैं। ग्रुप के अंदर क्या आता है जनरली, हम लोग क्या बात करते हैं? देखो हम लोग ग्रुप के अंदर जब बात करते हो तो 18 ग्रुप आते हैं। मैंने बताया था 2 ग्रुप शुरू के एस ब्लॉक के होते हैं, बीच के 3 से लेकर 12 तक के डी ब्लॉक के होते हैं, और 13 से लेकर 18 तक के जो 6 ग्रुप है वो पी ब्लॉक के होते हैं। तो जो बीच के डी ब्लॉक है उनकी चर्चा अभी नहीं करेंगे हम लोग, वो एक
आपको एक्सेप्शंस होंगे, उनके अंदर अलग अलग तरीके की बातें होंगी, वो सारे डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें बताए जाएंगे। लेकिन अभी के लिए हम लोग एस और पी ब्लॉक की जरूर चर्चा कर लेंगे, एस और पी ब्लॉक की जरूर क्या कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे हम लोग। देख लेना जरा ध्यान से, देख लेना। सबसे पहले मैं एस ब्लॉक की बातें कर लेता हूं आपके साथ में। एस ब्लॉक के अंदर क्या होगा, ग्रुप नंबर 1 होता है, ग्रुप नंबर 1 होता है जो कि कौन कौन से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, है ना, ये होता है कि नहीं होता है। तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इनके अंदर कोई अलग बात इनके अंदर नहीं है, जैसा बताया गया है ऊपर से नीचे जाते समय वैसा का वैसा ही इसका आंसर भी वही होगा बिल्कुल। लिथियम सबसे छोटे साइज का, सोडियम उससे बड़ा, पोटेशियम उससे बड़ा, रुबिडियम उससे बड़ा और सीजियम उससे बड़ा और फ्रांसियम सबसे बड़ा, है ना। कोई एक्सेप्शन वाली बातें नहीं है, कोई अलग कहानी नहीं समझाने वाला यहां पर। जब ग्रुप नंबर 2 की बातें करेंगे, ग्रुप नंबर 2 जिनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कह दिया था हमने, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कह दिया था हमने, तो उनके अंदर भी कुछ ऐसी ही चर्चाएं हम लोग करेंगे कि यहां पर आएगा हमारे पास, क्या आएगा बताओ जरा, ग्रुप नंबर 2 में कौन कौन आएगा, बेरिलियम सबसे छोटा, मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोनशियम, बेरियम और रेडोन, और रेडोन कह रहा हूं, रेडियम, है ना, ये बड़ा रेडोन निकलता है बार बार मुंह से, है ना। चलिए रेडियम, क्लियर है मेरी बात। वो बताया था हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, बाप राजी। समझ में आ गई मेरी बात, समझ में आ गई मेरी बात, बोलो बोलो, शानदार तरीके से बोलो, जबरदस्त तरीके से बोल दीजिएगा। अब बात कर लेता हूं पी ब्लॉक की, पी ब्लॉक की जब मैं बातें कर लेता हूं तो पी ब्लॉक में क्या है, 13 टू 18 ग्रुप्स, 6 ग्रुप होते हैं, है ना। ग्रुप नंबर 13 की जब मैं बात करता हूं, या ग्रुप नंबर 13 की बात नहीं कर रहा, सबसे पहले ग्रुप 14 की बात कर लेता हूं। 13 की बात क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि 13 में एक एक्सेप्शन आएगा, वो मैं अलग से बता दूंगा आप। ग्रुप 14 में कौन कौन आता है, कार्बन आता है, फिर सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, टिन आता है, लेड आता है, ये आता है कि नहीं आता है। इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इनका आंसर यही होगा, कार्बन सबसे छोटा, सिलिकॉन उससे बड़ा, जर्मेनियम उससे बड़ा, टिन उससे बड़ा और लेड उससे भी बड़ा। ग्रुप 15 की बात करोगे, ग्रुप 15 की बात करोगे तो कर लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। 15 में नाइट्रोजन सबसे छोटा, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मत। लीजिए ग्रुप 16 की बातें कर लो, लो भैया ग्रुप 16 की भी चर्चा कर लो, क्या दिक्कत हो गई, ऑक्सीजन, फिर सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। लीजिए इसमें भी कोई समस्या नहीं। ग्रुप 17 की चर्चा कर लोगे तो फ्लोरीन, उससे बड़ा क्लोरीन, उससे बड़ा ब्रोमीन, उससे बड़ा आयोडीन और एस्टेटिन की जनरली वैसे चर्चा करते नहीं, अगर लिखना चाहो तो लिख लो भैया, लिखना चाहो तो लिख लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों के दिमाग में एक सवाल उठ गया होगा कि सर ये 13 ग्रुप क्यों नहीं पढ़ाया फिर आपने, हैं 13 ग्रुप क्यों नहीं पढ़ाया, और अभी तक आपने 18 ग्रुप भी नहीं लिखा, यहां पर 18 ग्रुप भी लिख देते हैं। लीजिए भैया ग्रुप 18 की बातें भी कर लो यहीं पर, ग्रुप 18 में भी वही होगा, हीलियम, फिर नियोन, फिर आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन और रेडोन, ये वाला ऑर्डर फॉलो करेगा। लेकिन जब ग्रुप 13 के अंदर हम जाते हैं, ग्रुप 13 के अंदर जब हम लोग जाते हैं, ग्रुप 13 में एक्सपेक्टेड तो ये था, हमें ऐसी हम आशा कर रहे थे कि बोरोन, उससे बड़ा एल्यूमिनियम, उससे बड़ा गैलियम, उससे बड़ा इंडियम और उससे बड़ा थेलियम होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, बोरोन, फिर यहां पर गैलियम आता है, यहां पर एल्यूमिनियम आता है, यहां पर इंडियम आता है और यहां थेलियम आता है। ऐसा को ये वाली बात गलत काहे हो गई है भैया, ये वाली बात गलत क्यों हो गई, ये वाली बात गलत इसलिए हो गई, देखो यहां पर क्या है ना, यहां पर पता है क्या लिखते हैं हम लोग, वैसे तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल, इसको ऐसा लिख देते हैं, इसको ऐसा मेंशन किया होता बहुत सारी बुक्स के अंदर, और ये वास्तव में होता भी कुछ ऐसा सा ही है। देखिएगा गैलियम छोटा क्यों हो गया एल्यूमिनियम से, और थेलियम
बराबर क्यों हो गया इंडियम के, इस बात का वजह, अब वजह ये मत कह देना वजह तुम ही हो, वजह तो कोई ना कोई होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल वजह होगी। यहां पर वजह क्या है, डीडी कॉन्ट्रैक्शन होता है, डीडी कॉन्ट्रैक्शन, या जिसको पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स कह देते हैं, पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स कह देते हैं। और यहां पर वजह क्या है ये भी बता देंगे आगे, अगले पेज पर आ जाओ जरा बता देता हूं, ठीक है। गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा क्यों हुआ, ड्यू टू डी डी कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। गैलियम आता है 31 नंबर पे मेरे प्यारे बच्चों, 31 से पहले 30 आता है, 30 पर कौन बैठा है, जिंक बैठा है, और जिंक में क्या भर चुका है, 3D10 भर चुका है। और यहां पर बेचारे में क्या आता है, 4p1 आता है, यहां पर 4s2, यहां पर क्या था 4s2, 3D10 और 4p1 आता है। क्या होता है जब गैलियम पर जाते हैं, एल्यूमिनियम में क्या होता है 3s2 3p3 होता है कि नहीं होता, बोलो 3p3 होता है, बोलो ऐसा ही होता है कुछ, या गलत लिख दिया मैंने, बोरॉन एल्यूमिनियम, यार 3s2 3p3 क्यों लिख दिया भैया, 3p1 आएगा ना, 13 कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर क्या है, अंदर कोई डी ऑर्बिटल नहीं भरा हुआ, लेकिन जब हमने गैलियम की बातें की तो अंदर क्या भर चुका है, एक 3D ऑर्बिटल फिल हो चुका है। इस 3D ऑर्बिटल के फिलिंग होने की वजह से इस डी ऑर्बिटल की शील्डिंग पावर क्या होती है, बहुत कम होती है, एज कंपेयर टू एस और पी। इसकी शील्डिंग पावर कैसी होती है, पुअर शील्डिंग होती है। ड्यू टू पुअर शील्डिंग, ठीक है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, द साइज ऑफ गैलियम is smaller than एल्यूमिनियम से छोटा हो जाता है मेरे प्यारे लाल। समझ पाए मेरी बात को या नहीं समझ पाए, ठीक है, समझ पाए मेरी बात को या नहीं समझ पाए, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, शानदार तरीके से बोलो, बहुत ही बढ़िया तरीके से बोल दीजिएगा। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, यानी डी ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग होने की वजह से साइज एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, गैलियम का बड़ा होना चाहिए था, अगर ग्रुप के हिसाब से सोचे तो हम लोग ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ना चाहिए था, लेकिन इस डी ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग की वजह से साइज क्या हो गया, छोटा हो गया एल्यूमिनियम से भी। उसने पुअर शील्डिंग की वजह से आउटर मोस्ट शेल के ऊपर अट्रैक्शन न्यूक्लियस की क्या हो गई, बढ़ गई, और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ते ही साइज क्या हो गया, छोटा हो गया, साइज स्क्वीज हो गया, साइज छोटा हो गया मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है मेरी बात। लेकिन अगर बात कर ली जाए किसकी, है ना, किसकी बात कर ली जाए, कोई दिक्कत नहीं भैया, फिर हम लोग बात करें इंडियम और थेलियम में क्या हुआ। फिर इंडियम और थेलियम में क्या हुआ कि इंडियम का साइज लगभग थेलियम के बराबर कैसे हुआ, देखो जरा, देखो हमने पढ़ा बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, ये कहां पर रखा गया है, ये बोरोन भाई साहब कहां पर आते हैं बताना जरा मुझे, बताओ जरा जल्दी जल्दी बताओ। ये सेकंड पीरियड में आता है कि नहीं आता है, ये थर्ड पीरियड में आता है, ये फोर्थ पीरियड में आता है, ये फिफ्थ पीरियड में आता है, और ये सिक्स्थ पीरियड में आता है। सिक्स्थ पीरियड में आते ही यहां पर क्या हो जाती है, 4f ऑर्बिटल इज फिल्ड। जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है तो उससे पहले ना 4f ऑर्बिटल भर चुका है, और 4f ऑर्बिटल भर चुका है, उसी वजह से ही मैंने बोला एफ कॉन्ट्रैक्शन।
इसी को ही लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, क्योंकि जो 4f ऑर्बिटल जो भरा है इसमें लेंथेनोइड सीरीज ही है ये। 4f ऑर्बिटल की जब सीरीज 4f ऑर्बिटल जब भरा जाता है तो वो लेंथेनोइड सीरीज के ही 14 एलिमेंट होते हैं 58 से 71 तक, 58 से लेकर 71 तक, है कि नहीं है? बोलो ये कितने नंबर पर होगा? बोरोन 5 नंबर पर होता है, ये 13 नंबर पर होता है, ये 31 नंबर, 18 ऐड कर दिया, फिर 18 ऐड कर दो, कितने नंबर पर आ गया? 49 नंबर पर। फिर से 18 ऐड करना जरा, ये 32 ऐड करना इसमें, बताओ जरा कितने नंबर पर आएगा? है बोलो बोलो मेरे प्यारे बेटा, जल्दी जल्दी से बोल दीजिएगा, शानदार तरीके से बोल दीजिएगा। समझ में आ रही है मेरी बातें या नहीं आ रही है? बोलो जल्दी जल्दी से, हैं? बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आनी चाहिए बातें। ये लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया, और लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? ड्यू टू वेरी पुअर शील्डिंग, वेरी पुअर शील्डिंग ऑफ f ऑर्बिटल्स। f ऑर्बिटल्स की शील्डिंग बहुत ही कमजोर होती है, बहुत ही पुअर शील्डिंग होती है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल पे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ जाता है। और बहुत ज्यादा अट्रैक्शन जैसे ही बढ़ जाता है, जैसे ही बढ़ जाता है मेरे प्यारे लाल, तो वैसे ही क्या हो जाता है, वैसे ही क्या हो जाता है ना, कि वैसे ही क्या हो जाता है, साइज जितना होना चाहिए था उससे बहुत कम होकर के और लगभग बराबर हो जाता है इंडियम के। इसीलिए ही ग्रुप 13 का ऑर्डर क्या है? ग्रुप 13 का ऑर्डर ये है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन पेपर के अंदर, बहुत बार। या तो बीच बीच में से पूछ लेता है, ये पूछ लेगा गैलियम का साइज क्यों छोटा हो गया एल्यूमिनियम से, इंडियम और थेलियम का साइज लगभग बराबर कैसे हो गया, या फिर ऑर्डर पूछ लेगा, या फिर ऑर्डर पूछ लेगा। समझ गए या नहीं समझे? बोलो जल्दी जल्दी से बोलो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा। अब बात आती है डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक की जो बातें हैं, डी ब्लॉक की जो बातें हैं वो बातें मैं आपको बताऊंगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बातें, डी ब्लॉक एलिमेंट का जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट जो चैप्टर है, जब वो पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा उसकी करेंगे हम लोग। बोलो समझ में आई बातें? इतनी बातें आप लोग समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो? जल्दी जल्दी शानदार तरीके से बोलिएगा, बोलिए जल्दी जल्दी से, शानदार तरीके से बोल दीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बोल दीजिएगा। एक क्वेश्चन देके जा रहा हूं आपको, एक क्वेश्चन देके जा रहा हूं, है ना? एक क्वेश्चन है जो कि आपका होमवर्क होगा, जो कि आपका होमवर्क होगा, और होमवर्क का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना इसका। मैं कहता हूं क्या, क्वेश्चन क्या दे दिया मैंने? अरेंज इन increasing order of atomic radii। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया मैंने, जैसे मैंने लिख दिया एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, है ना? एल्यूमिनियम लिख दिया, सिलिकॉन लिख दिया, और लिख दिया मैंने, ये लिखता हूं बोरॉन, एल्यूमिनियम, और भैया कार्बन और सिलिकॉन। इनका साइज का मुझे कंपैरिजन करके बताइएगा। ये 4 एलिमेंट लिखे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन और सिलिकॉन, बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन और सिलिकॉन। ठीक है, जल्दी से बताइएगा, इनका साइज का ऑर्डर कंपेयर करके मुझे बताइएगा।
शानदार तरीके से बताइएगा। और इसका आंसर आपको होमवर्क का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, सेशन पसंद आया, तो आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्लस सब्सक्रिप्शंस के लिए आप सब लोग सिंघम कोड अप्लाई करिएगा, सिंघम कोड को अप्लाई करिएगा एडिशनल 10% डिस्काउंट के लिए, एडिशनल 10% डिस्काउंट और प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए। और नीट यूजी मेगा कॉम्बैट या नीट यूजी कॉम्बैट या ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में सब चीजों के अंदर एनरोल करने के लिए आप सब लोग फ्री एनरोलमेंट के लिए आप सब लोग सिंघम कोड अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ स्पेशल क्लासेस के फ्री एक्सेस के लिए भी, स्पेशल क्लासेस के फ्री एक्सेस के लिए भी आप सब लोग सिंघम कोड को अप्लाई कर सकते हैं। आपको स्पेशल क्लासेस का फ्री एक्सेस मिल सकता है इस सिंघम कोड से। सिंघम देखो नाम में ही अपने आप में दम सा लग रहा है थोड़ा सा, तो स्पेशल क्लासेस का फ्री एक्सेस मिलेगा, प्लस क्लासेस में डिस्काउंट मिलेगा, आइकॉनिक क्लासेस में डिस्काउंट मिलेगा, नीट यूजी मेगा कॉम्बैट में आपको फ्री एक्सेस मिल जाएगा या फ्री एनरोलमेंट हो जाएगा। उसके अलावा ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में आप फ्री एनरोलमेंट कर सकते हैं। यानी इतने सारे फायदे एक कोड के। अप्लाई करो ना इसको, फटाफट अप्लाई करो, लगा दो इसको, वायरल कर दो फटाफट इस कोड को। चलिए तो फिर आपके लिए ऐसे ही जानदार शानदार सेशन लेकर के आता रहूंगा समय समय पर। फिर चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे किसके बारे में, शील्डिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट के बारे में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ये सब बातें डिस्कस करते हुए फिर कुछ एटॉमिक प्रॉपर्टीज की चर्चा में घुस जाएंगे हम लोग। कुछ एटॉमिक प्रॉपर्टीज की चर्चा में हम लोग घुस जाएंगे और मजेदार तरीके से चीजों को समझेंगे। चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पर साइन ऑफ कर रहे हैं। चलिए, माय नेम इज माई सेल्फ सुनील यादव, और आप सब लोगों के लिए ऐसे ही शानदार सेशन में फिर से लेकर के आऊंगा। कल फिर से मिलते हैं। डेली सुबह 9 बजे आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास होती है, तो स्पेशल क्लासेस के फ्री एक्सेस के लिए बता ही दिया है, सिंघम कोड अप्लाई करिएगा और शानदार तरीके से स्पेशल क्लासेस को अटेंड करिएगा। आपके लिए स्पेशल क्लास का मतलब आपके लिए कुछ स्पेशल। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं शानदार तरीके से। एंड नाउ आई एम साइनिंग ऑफ एंड वी हैव डिस्कस्ड मैनी ऑफ द टॉपिक्स टुडे, और आई होप यू हैव एंजॉयड इट and we will enjoy in the next coming sessions also. Thank you. Have a nice day. Good day. Bye bye. Take care. Jai Hind. Namaskar.